जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं और जितने हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे आके कंसोलिडेट हो रहे होंगे, राइट। हमारे पास जब एनपीवी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमने उसको एक खास फॉर्मेट में सॉल्व करना होगा और आपको पता है ये सारी फॉर्मेटिंग हम किस पे कर रहे होंगे, एक्सेल के ऊपर कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर कर रहे होंगे, राइट। अब इसका जो क्वेश्चन है एनपीवी का, इसका थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम यहाँ पे जैसे कि ईयर्स को हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है, ईयर 0, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। लेट्स सपोज कि 5 साल की लाइफ है प्रोजेक्ट की, तो हम इसको इस तरीके से लेंगे। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे ईयर 0 में। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी? ईयर 0 के अंदर। और उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू। कहाँ पे रिकवर होगी? एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ईयर 5 में। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस। इसके लिए हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, वो भी आपको मैं शो कराऊंगा कैसे बनेगा, कल बताया था थोड़ा सा। फिर वर्किंग कैपिटल की वर्किंग आ जाएगी जो हमने निकाला था कल, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट जो पड़ी थी कि हम इन्वेस्टमेंट लेंगे, यहाँ पे हमारा आउटफ्लो आएगा, फिर जो चेंज आएगा उसको हम आउटफ्लो शो करेंगे और ईयर 5 में इनफ्लो शो करेंगे, टोटल जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की होगी। उसके बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वर्किंग 3 में कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग 3 कौन सी है? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से क्या मुराद है? आपने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है बाय द वे, क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग होती हैं और फाइनेंसिंग होती हैं, याद है कि नहीं? अब यहाँ पे हम अपनी कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए फॉर्मेट ये है, सेल्स लेस मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल होती है, आपको पता है। लेस करेंगे मटेरियल कॉस्ट, लेस करेंगे लेबर कॉस्ट, लेस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स एंड लेस करेंगे फिक्स ओवरहेड्स विच आर रेलिवेंट, विच आर इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो जब हम ये पॉजिटिव नेगेटिव करके, ये पॉजिटिव है सेल्स और इसमें से हम ये सारी कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कल मैंने बात की थी कि जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो टैक्स दो तरीकों से हमें इफेक्ट करेगा, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए और दूसरा कैपिटल अलाउंसेस के हवाले से, याद है कि नहीं? तो ये चूंकि हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि हम अपना टाइम सेव करने के लिए ना यहीं पे अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को सबसे ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे ऊपर। ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर ये डेफिनेट हर दफ़ा ये नहीं होगा कि हम इसी को, इन्वेस्टमेंट को सबसे ऊपर रखेंगे फिर रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, ऐसा नहीं नजर आएगा कहीं जगह पे। लेकिन मोर और लेस फॉर्मेट तकरीबन इसी तरह का होगा कि हम सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका टैक्स इफेक्ट लेंगे, टैक्स ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट लेंगे और रेजिडुअल वैल्यू लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जो आपको दिखाई है अभी, जो फॉर्मेट दिखाया है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालने का। उसके बाद एक वर्किंग हमने वर्किंग कैपिटल की भी करनी है। वर्किंग कैपिटल की वर्किंग नंबर 2 है। कैसे निकालेंगे? ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमारे पास वर्किंग रिक्वायरमेंट इन रियल टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कई दफ़ा इन्फ्लेटेड देता है, कई दफ़ा इन्फ्लेटेड नहीं भी देता है। कल मैंने एक एग्जांपल करवाई थी कि वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट शामिल होता है। तो अगर वो रियल बेसिस पे है तो हम उसको इन्फ्लेट करेंगे, फिर हम उसको मनी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद एक जो वर्किंग है वो हमारे पास आ जाती है टैक्स की, कैपिटल अलाउंसेस की, टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन। याद है कल वाली बात? तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे कैपिटल अलाउंसेस क्या होंगे। फाइनल ईयर में हम देख रहे होंगे बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज। अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा सारे का सारा, चूंकि सारी वर्किंग्स हमारी हो जानी है। और ये एक क्वेश्चन तकरीबन घंटा ले जाएगा डिस्कशन करते हुए, जो भी हम 12 नंबर का सवाल करने लगे हैं। तो ये सारी वर्किंग हमारी किसकी होगी? टैक्स की वर्किंग होगी जो हमने परफॉर्म करनी है, राइट जी। अब हम आते हैं जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हैबेक कंपनी का
पास पेपर्स का क्वेश्चन है, आपको बीपीपी में भी नजर आएगा और कैप्लन में भी नजर आएगा, दोनों में ये दिया हुआ है। बड़े ध्यान से आपने समझना है, इसलिए कि इसके ऊपर अगले 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको देने हैं घर से करने के लिए वो बेस कर रहे होंगे, ठीक है। 2016 में, सितंबर 2016 में एसीसी के पेपर में, एफएम के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ें तो वो कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन नॉमिनल टर्म्स। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? विद इन्फ्लेशन। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? मनी। एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। टोटल कितने नंबर हैं जी? 12 मार्क्स हैं। बी पार्ट में वो कह रहा है डिस्कस हाउ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मैंने आपको बताया था, ये वैक का एरिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया, 8 नंबर का सवाल है। हमारी अभी अटेंशन होगी ए पार्ट के ऊपर, क्योंकि अभी हमने वैक का एरिया किया ही नहीं है, तो हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम में वो डिफरेंट सेक्शंस को आपस में मर्ज कर सकता है, जैसे सोर्स, ये वैक को मर्ज कर दिया किसके साथ? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ। तो ये उसकी अपनी डिस्कशन पे एग्जामिनर की कि हाउ डू ही टेस्ट ही। 20 नंबर है, 12 नंबर अभी हम अटेम्प्ट करेंगे। अब हम जरा सवाल को बड़े ध्यान से संभल के पढ़ते हैं और मैं मेन चीज़ों को हाईलाइट करता जाऊंगा। आपने अपने पास इस क्वेश्चन को खोल लेना है, अगर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं तो ज़रूर करें साथ साथ। हैबक कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट विच इज़ आउटसाइड इट्स करंट बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि हम एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, वो हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। सो हम इसको एक प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का, चूंकि प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। द कंपनी हैज अंडरटेकन मार्केट रिसर्च एंड टेस्ट मार्केटिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 500,000 एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट एक्सपेक्ट्स टू द न्यू प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल। मार्केट रिसर्च की हुई है, 5 लाख खर्चा किया हुआ है, और इस पे हमें ये पता चला कि द प्रोडक्ट कुड बी द सक्सेसफुल लॉन्च इन द मार्केट। हैबक कंपनी प्लान्स टू चार्ज अ लोअर सेलिंग प्राइस इनिशियली। वो कह रहा है कि पहले हम शुरू में लोअर प्राइस रखेंगे and then increasing the selling price on the assumption that the new product will be established itself in the new market। वो कहता है कि पहले हम मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। आपको याद होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी हमने पढ़ी हुई है बीटी के अंदर। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में कोई कंपनी लॉन्च करती है तो वो चाहती है कि मेरे पास ज़्यादा डिमांड आ जाए, ज़्यादा लोग मेरी चीज़ खरीदें, तो उसको इनिशियली हम किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं? लोअर प्राइस पे लॉन्च करते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी है मार्केट का रिस्पांस लेने के लिए। जैसे ब्रांडेड कंपनीज हैं, वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे नहीं जाती, वो स्किमिंग पे जाती हैं। दे चार्ज अ वेरी हाई प्राइस, उन्होंने एक हाइप क्रिएट की होती है, ठीक है। अब मैं कल देख रहा था पाकिस्तान में एक गाड़ी लॉन्च होने लगी है, बड़ी लग्जरी कार है, 4.5 करोड़ रुपए की, ठीक है, 4.5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी, बड़ी लग्जरी, नाम भी उसका पता नहीं, अजीब सा ही है, नहीं BMW के अलावा कोई और ही ब्रांड है, और बाहर की कोई कंपनी है, उन्होंने कोई लॉन्च किया नहीं है। अब वो उसकी प्री एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी, प्री लॉन्च उन्होंने शुरू कर दिया कि जी ये देखें जी, ये गाड़ी अगले 2-4 महीनों में, 5 महीनों में आ जाएगी, 4.5 करोड़ रुपए की लॉन्चिंग प्राइस होगी, ठीक है। और अब वो क्या है? वो ब्रांड है। जो ब्रांड्स होते हैं वो आपकी प्राइस ज़्यादा रख के लॉन्च करते हैं। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन में हमने क्या कहा था कि वी इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट पर यूनिट। जैसे ये आया था ना, हुआवे कंपनी आई थी जब मार्केट में, इन्होंने मोबाइल लॉन्च किए थे, तो 2 ही मेन कंपनीज थी, एक एप्पल थी और एक सैमसंग थी। तो जब इन्होंने हुआवे कंपनी ने लॉन्च किए थे ना अपने मोबाइल्स, तो उस वक्त इन्होंने मार्केट में पेनिट्रेट किया था। सैमसंग ने भी पेनिट्रेट किया था। सैमसंग ने भी जब अपने मोबाइल लॉन्च किए थे, जो कलर स्क्रीन वाले, आपने तो खैर वो दौर नहीं देखा, लेकिन हमने तो ब्लैक एंड वाइट मोबाइल भी देखे हुए हैं, स्क्रीन वाले ब्लैक एंड वाइट होते थे। उस वक्त जब ये मोबाइल आया था ना, नोकिया 3310 एक लॉन्च किया था नोकिया ने, तो उस वक्त वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता था। आपके लिए तो खैर अब वो एक फिनोमिना ही होगा, आपने मे भी देखा ही नहीं हो, ठीक है। वो जब उसके अंदर उन्होंने पॉलीफोनिक रिंगटोन, ये सैमसंग इसलिए बिकना शुरू हुआ था कि इसके अंदर इन्होंने पॉलीफोनिक रिंगटोन्स डालना शुरू कर दी थी। इसके अंदर जो गाने थे ना, उनकी ट्यून्स आना शुरू हो गई थी, आप रिंगटोन लगा लेते थे,
कि यार ये वाला गाना बजेगा, इसके अंदर पीछे रिंगटोन आती थी, रिंगटोन बाकायदा बिकती होती थी उस वक्त। तो ये नोकिया 3310 हुआ, फिर उसके बाद ये ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड में मूव हुआ, कलर्ड से मूव होते होते वो टच में, फिर आपका जो पहले वो टच पैड होता था, उसके बाद फिर ये आपके उसमें आ गए, स्क्रीन पे फ़ोन आ गए। उस वक्त जो मोबाइल थे उसमें अगर वीडियो प्ले हो जाती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। और फिर जब वो नोकिया के ये जो फ़ोन बिक रहे थे ना उस वक्त, जब कैमरे नहीं होते थे, तो उस वक्त हम सुनते थे यार मोबाइल में ना अब कैमरा आएगा और कैमरे के थ्रू हम यानी कि मोबाइल टू मोबाइल बात कर सकेंगे। ठीक है, वो नई यानी कि ना वो इनोवेशन की बात होती थी। हम कहते थे यार ये कैसे पॉसिबल है, यार कैमरे टू कैमरे कैसे मोबाइल पे कैमरा यूज़ होगा, कैसे बात होगी। अब आप देखें कि वो जो दौर है, यानी कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में, जब मैंने ACCA बाय द वे स्टार्टेड इन 2002 और 3, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये मोबाइल इस तरह के चल रहे होते थे, कलर्ड फ़ोन चल रहे थे उस वक्त ना, ये टच पैड वाले। तो हवावे कंपनी ने क्या किया था, उन्होंने कुछ उसके अंदर एक तो इम्प्रूवमेंट लेकर आए, साथ उन्होंने प्राइस को कम कर दिया था। तो उसकी वजह से हवावे के ऊपर काफ़ी लोग शिफ्ट हुए थे फ्रॉम द सैमसंग। ठीक है, उन्होंने मार्केट में शेयर लेने के लिए, कंपनी ये क्यों करती है, कंपनी इसलिए करती है कि देखो जब कम प्राइस होती है, आपको पता है डिमांड और प्राइस का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो उन्होंने प्राइस को कम इसलिए रखा था ताकि वो मार्केट का शेयर ले सकें। पहले दो ही प्लेयर्स थे मार्केट में, वन वाज एप्पल, द अदर वाज अ सैमसंग। तो उन्होंने इन दोनों से शेयर लेने के लिए हवावे ने प्राइस को क्या किया था, बहुत कम किया था। और फिर ग्रेजुअली पेनिट्रेशन प्राइसिंग में ये होता है कि ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया जाता है, सडन इंक्रीज नहीं लाते हम। अब थोड़ा सा एक टेस्ट लगा दिया आपने, एक नशा लगा दिया अपने कस्टमर को कि यार देखो ये कीमत कम रखी है हमने तुम्हारे लिए, फीचर कितने दे दिए इसके अंदर, वो नशा लगता है ना, फिर कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस को आहिस्ता 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 क्या करती है, बढ़ाती है। एप्पल का जो काम है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो स्किमिंग स्ट्रेटेजी पे जाती हैं, वो ये करती हैं कि पहले प्राइस बहुत ज़्यादा रखती हैं, फिर उसको थोड़ा सा माइनर सा कम करती हैं, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ब्रांड की आइडेंटिटी रखनी होती है। और जो बड़ी कंपनी है ना ब्रांडेड, उनको पता है यार हमारा मार्केट शेयर वहीं खड़ा रहेगा, हम कल को प्राइस ज़्यादा भी करते रहेंगे, लोग फिर भी खरीदेंगे, लोग उससे शिफ्ट नहीं करेंगे। अब एप्पल का यूज़र सैमसंग पे मूव नहीं करता, वो उसकी एक लॉयल्टी है, इसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी, वो छोड़ना नहीं चाहता। आपको पता है एप्पल स्टोर के ऊपर जब भी कोई एप्पल ने कंपनी ने लॉन्च करना होता है ना, जिस दिन लॉन्च करना होता है ना, सारी रात, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बाहर के मुल्क में ये होता है कि लोग सारी रात एप्पल स्टोर के बाहर गुजारते हैं, क्योंकि अगले दिन लॉन्च होना है, तो वी वांट टू बी द फर्स्ट वन टू बाय इट। ठीक है, अर्ली उसको पता है फर्स्ट कस्टमर एडवांटेज लेना है मैंने, कि जी मेरे पास, मैंने सबसे पहले खरीदा था, ये लॉयल्टी है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगे हैं, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कहीं ना कहीं आपकी ये डिस्कशन में चीज़ें आनी है। इसमें छोटी सी बात यहाँ पे एक दो लाइन में कह दी है कि यार द कंपनी द लोअर सेलिंग प्राइस इनिशियली एंड देन इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑन द अजम्पशन दैट द न्यू प्रोडक्ट विल एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन द न्यू मार्केट। अब आप अपनी एक प्रोडक्ट को इस मार्केट से उठा के नई मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। एक सैमसंग का मॉडल इस मार्केट से उठा के आप एक और मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, इसके कुछ आपको फायदे भी हो सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा अभी ये स्ट्रेटजी चल रही है कि वी वांट टू कीप द प्राइस लोअर एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट। और ये यहाँ पे डाटा से पता भी चल रहा है, अगर आप प्राइस को देखें, ईयर 1 में कितनी रखी है, 15, ईयर 2 में कितनी हुई, 18, ईयर 3 में 22, ईयर 4 में मेंटेन किया। मेंटेन इसलिए करनी पड़ गई होगी कि शायद हमने अपने मार्केट शेयर को क्या करना है, सेम पे कांस्टेंट रखना है। फोरकास्ट सेल्स वॉल्यूम, फोरकास्ट की बात हो रही है, एक्चुअल की बात नहीं हो रही, फोरकास्ट प्लान्ड है। सेल्स वॉल्यूम, सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर एज फॉलोज। वो कह रहा है कि जी ईयर 1 में वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल 200,000 यूनिट्स, ईयर 2 में वी विल सेल 800,000 यूनिट्स, ईयर 3 में 900,000 एंड ईयर 4 में 400,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस 15, 18, 22 और 22 रखी है।
वेरिएबल कॉस्ट 9999 रखी है, वैसे ये अनरियलिस्टिक है। अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट जो चूंकि सेल प्राइस बढ़ रही है तो यार कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पे 999 इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इसे चेंज शायद करना पड़े, इन्फ्लेट नहीं हुई, ये रियल टर्म में दी हुई है। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर गिवन हियर आर ऑन करंट प्राइस टर्म्स। करंट प्राइस का मतलब होता है, ये बात करने का तरीका इसका ये होता है कि जब वो कहता है ना करंट प्राइस टर्म्स, इट मींस कि दिस इज गिवन ऑन अ रियल बेसिस विदाउट इन्फ्लेशन। और आगे वो बता भी रहा है बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ द फोरकास्ट सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 4%। वो कहता है ये जो प्राइसेस दी हुई है ना, दीज आर विदाउट 4% इंक्रीजेस, इन्फ्लेशन इज नॉट येट इंक्लूडेड इन इट। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन इज 5% पर ईयर। ये जो है 999 ये भी रियल टर्म में दी हुई है, इसमें भी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं हुई। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 500,000 इन ईयर 1 इन करंट प्राइस टर्म्स। आज की प्राइस में रियल बेसिस पे दी हुई है फिक्स कॉस्ट, और ये रेलिवेंट है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट होती है, मैंने रेलिवेंट कैश फ्लोज के बारे में बताया था आपको। इट वुड अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इज 8% पर ईयर, so you have to take adjustment of the inflation as well in the fixed cost. Next paragraph is very important. The initial investment cost of production for the new product will be $2.5 million, payable at the start of the first year of operations. Production will cease at the end of the 4 years before the new product is expected to have become obsolete due to the new technology. The production equipment would have a scrap value at the end of the 4 years of 125,000. ये आपकी क्या है, scrap value, residual value दी हुई है। In the future terms value, ये already inflated है, ठीक है, future terms में दी हुई है। अब आप इसको inflate करने ना बैठ जाना 125,000 को, उसने already बता दिया कि यार it is adjusted with that. Investment in working capital of 1.5 million will be required at the start of the first year of operations. Working capital inflation is 6% per year is expected to be, and working capital will be recovered at full cost at the end of the 4 year. अगर ये ना भी बताया होता तो हम चौथे साल में इसको रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जी, हैबेक कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स इज 20%। यहाँ पे हम इंडिविजुअल टैक्स की बात नहीं करेंगे, कंपनी के टैक्स की बात करेंगे। बिजनेस है ना, बिजनेस को बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा। विद द टैक्स लायबिलिटी बीइंग सेटल्ड इन द ईयर इन विच इट अराइजेस। मैंने आपको कल बताया था कि 2 तरह की टैक्स की पेमेंट हो सकती है, इन द सेम ईयर भी हो सकती है और इन एरियर भी हो सकती है। लाइक कि आप पहले साल का टैक्स दूसरे साल में पे कर रहे होते हैं, दैट इज इन एरियर। आरियर भी बोलते हैं इसको, कई दफ़ा एरियर भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे टैक्स सेम ईयर में पे करेंगे। द कंपनी कैन क्लेम टैक्स allowable depreciation on a 25% reducing balance basis in the on the initial investment cost adjusted in the final year of operation for a balancing allowance or balancing charge. Habek company currently has a nominal after-tax weighted average cost of capital of 12%, and the real after-tax cost of capital weighted average cost of capital is 8.5%. So there are two WACCs are given to you. One is before and one is after. So मैंने आपको बताया था कि we have to take the after टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज के हम ऊपर सारी आफ्टर टैक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं। नोट कर लिया जी। वो कहता है जी द कंपनी यूजेस इट्स करंट वैक एज अ डिस्काउंट रेट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे और वर्किंग करके पहले देख लेते हैं। वर्किंग करते हैं, साथ साथ हम फिर चीज़ों को मूव करते रहेंगे। तो वर्किंग में सबसे पहले काम हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वर्किंग नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कितने साल की लाइफ है प्रोजेक्ट की बताएं, ईयर 0 बताएं जी, कितनी लाइफ है? 4 साल है। इसको यहाँ पे आप कर लें 1 2 3 4, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास ईयर्स। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स रेवेन्यू। और ये सेल्स रेवेन्यू जो है ना, ये इन्फ्लेटेड होगा। आप इसको ऐसे करें, ये मेन फॉर्मेट बना लें इसका, इसको वर्किंग में ना डालें, आप इसको मेन फॉर्मेट बना लें। मैं भी आपको बताता हूँ इसको कैसे और आप हैंडल कर सकते हैं।
जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू यूज़ हो। इसको आप डब्बे में डाल दें यहाँ पे करके, और यहाँ पे आप लिख दें इसको एनपीवी। क्या कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, बताएं जी क्वेश्चन में। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी बताओ ना, जागते रहना है। एनपीवी ऑफ द, एनपीवी यहाँ पे लिखेंगे आप हेडिंग एनपीवी कैलकुलेशन एट अ नॉमिनल वैल्यू बेसिस। ठीक है जी, हमने इस बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन है जी हैबेक का, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ईयर्स। ईयर्स को आप बोल्ड कर लेंगे। सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे एक डब्बा और ऐड कर लेंगे, अपना कॉलम ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे वर्किंग्स। ठीक है बच्चों। अब ये जो सेल्स रेवेन्यू है ना, इन्फ्लेटेड निकालना है, इसको मैं कह दूंगा वर्किंग नंबर 1। क्या कहूँगा, वर्किंग नंबर 1। ठीक है जी। अब इसी डब्बे को, ऊपर वाले को, ये 3-4 चीज़ों को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे करके पेस्ट कर देंगे। इसको दोबारा कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नज़र आ रहा है साथ साथ, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग 1 क्या है, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड सेल्स रेवेन्यू। आप इसको इन्फ्लेटेड सेल्स रेवेन्यू बोल दें या सेल्स रेवेन्यू बोल दें, इन्फ्लेटेड वाला। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, ये वर्किंग में इसके लिए तो नहीं चाहिए, तो हम ऑलरेडी वर्किंग में ही हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स यूनिट्स। बताओ सेल्स यूनिट्स कितने हैं ईयर 1 में, बताएगा कोई जी? ईयर 1 में हम बेच रहे थे कितने यूनिट्स, क्या लिखा हुआ? उसमें 2 लाख 2,894, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, और कितने बताएं? 2, 8, 9 और 4 है। यहाँ पे लिखें 9 लाख और यहाँ पे लिखें 4 लाख। ठीक है बच्चा। सेल्स प्राइस कितनी दी हुई है, ये रियल बेसिस पे आपने यहाँ पे लिखना है। रियल सेल प्राइस कितनी दी हुई थी पहले साल की, बताएं? सॉरी, रियल प्राइस क्या दी हुई है? 15, 18, 22, 22, 15, 18, 22, 22, यही है। नोट किया, सेव करते रहे साथ साथ। एक भी चीज उड़ गई ना तो फिर आपने मसले में आ जाना है। इक्वल। अब यहाँ पे मैं नॉमिनल सेल प्राइस निकालूंगा। नॉमिनल सेल प्राइस क्या है विद इन्फ्लेशन? कितना था इन्फ्लेशन सेल प्राइस का, बताएं जी? सेल प्राइस का इन्फ्लेशन है 4% और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन है 5%। सो 4% के लिहाज से आपने बढ़ाना है 4%। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसका इन्फ्लेशन। मैं ये वर्किंग साइड बाय साइड इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जामिनर को मेरी वर्किंग ढूंढने में टाइम ना लगे, वो साइड बाय साइड देखता रहे कि यार इधर सेल्स है, इधर ये कहाँ से आई है कैलकुलेशन। अब देखिएगा ज़रा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल 15 इंटू 1 प्लस 0.04 जो कि इन्फ्लेशन है, इसकी पावर 1। कंपाउंडिंग करनी है ना, तो विद इन्फ्लेशन पहले साल की प्राइस क्या होगी बताएं मुझे? 15.6। देख रहे हैं, दोबारा से बताता हूं, आपकी जो प्राइस है उसको इन्फ्लेट भी तो करना है पहले साल में, पहले साल का इन्फ्लेशन लेना है। क्या करेंगे? कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा इन्फ्लेशन का भी। हम ये पकड़ेंगे 15, हम प्राइस को इन्फ्लेट कर रहे हैं, यूनिट्स को इन्फ्लेट नहीं कर रहे। M76 इंटू 1 प्लस 0.4, 4% है, मैं इसको डेसिमल में 0.04 ही लिखूंगा। पावर, पावर कैप, क्या पावर है? 1। तो इसके बाद मेरी जो प्राइस निकलेगी इन्फ्लेटेड 1, वो क्या निकलेगी? 15.6। नोट कर लिया?
कर लिया बच्चों। इसी फार्मूला को मैं कंट्रोल सी करूंगा, आगे पेस्ट कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे सारे ईयर्स की 2 डेसिमल में उसने मुझे इन्फ्लेशन के साथ प्राइस निकाल के दे दी। ये देखें इसने फार्मूला क्या बनाया है, अगला वाला ईयर 2 का 1.04 रेज टू पावर 2। 2 साल का इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग इफेक्ट लेना ना, तीसरे साल में 3 साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, चौथे साल में 4 साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। अब निकालें रेवेन्यू। अब यहां पे हम निकालेंगे रेवेन्यू, जिसको हमने मेन फॉर्मेट में लेके जाना है। रेवेन्यू लेना है, क्या आएगा जी बताओ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे नूर? 15.6 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सो कितनी अमाउंट बनती है? 33120,000, 3.12 मिलियन। इसी फार्मूला को आगे कंट्रोल सी करके पेस्ट कर दें सारे रोज के लिए, तो उसने आपको क्या कर दिया, ये वैल्यूज निकाल दी सारी की सारी ऑटोमेटिकली। हम फाइनेंशियल मॉडलिंग इस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग की आपको सिखा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें चल रही होती। अब स्टूडेंट्स ये हमें 2 कॉलम नहीं चाहिए, सो कंट्रोल माइनस करेंगे, इंटायर कॉलम को डिलीट कर देंगे, शॉर्टकट है, ठीक है। कॉलम गायब, कंट्रोल जी करके दोबारा दिखाता हूं आपको। ये 2 कॉलम्स है ना, इसको आपने कंट्रोल माइनस इकट्ठा प्रेस करना है, क्या आएगा, ये ऑप्शंस आ जाएंगी 4। वो कह रहा है पहले क्या कहते हैं हम, डिलीट के ऑप्शन दे रहा है वो, डिलीट की, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। मैं कहता हूँ ये 2 कॉलम उड़ा दो, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे जाके इंटायर कॉलम को डिलीट कर दूंगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा। जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं हम माउस को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम जो यूज़ करते हैं ना, ये जो ऊपर आपको ऑल्ट दबाएंगे ना आप, ऑल्ट, तो आपको कीज नजर आना शुरू हो जाएगी, देख रहे हैं। ये नॉर्मल एक्सेल में है, आपके पेपर में ऐसा एक्सेल नहीं यूज होता। ये हम सिर्फ ऑल्ट दबाएंगे तो क्या निकल आएगा, वो देखें HMP, ये होम मेन्यू है। मैं कहता हूँ H में चले जाओ, वो H की सारी शॉर्ट कीज दिखा देता है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार अच्छा बोल्ड कर दो, मैं दबाऊंगा B, अच्छा ये बॉर्डर, बेसिकली B इज फॉर द बॉर्डर। फिर मैं दोबारा जाता हूँ ऑल्ट पे, ऑल्ट पे जाऊंगा, मैं कहता हूँ यार मैंने ना क्या करना है, होम मेन्यू में जाना है, होम मेन्यू में मैंने करना है बोल्ड, इन वैल्यूज को बोल्ड कर दो, 1 दबा देंगे। इतना क्यों नहीं किया यार, ये सेलेक्ट ही नहीं ना किया हुआ प्रॉपरली। तो आपने इसको शॉर्ट की से हैंडल करना होता है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, H में चले गए, अब आपको नजर आ रहा है ये सेंटर लाइन हुआ हुआ है, AL इकट्ठा दबा दें, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। पेपर में खैर आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी करने को। यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर लें, ये बोल्ड है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ यूनिट्स में कॉमा लगा दें ताकि फिगर सेपरेट नज़र आए। ये हमारी आ गई कैलकुलेशन, एक हमने वर्किंग कंप्लीट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ईयर 1 में लिंक लगाऊंगा, इक्वल करूँगा, और ये वाली फिगर मैंने ईयर 1 की उठानी है 3120000, राइट। एंटर करूंगा, वहां पे फिगर आ गई, इसी को मैं कॉपी करूंगा तो वो सारी फिगर जो मैंने वहां पे कैलकुलेट किए होंगे ना, वो लिंक करके इधर आ गई। अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, आप यहाँ पे 22 की जगह 25 करेंगे ना तो आपको एकदम चेंज नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, वहां पे भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूलाज आपस में लगे हुए हैं, ठीक है। 22 कर दिया, ये देखे, ये नजर आ रहा है, ये वर्किंग 1 होगी हमारी। नेक्स्ट वर्किंग जी, वेरिएबल कॉस्ट की है। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेटेड निकालनी है आपने। वर्किंग कौन सी दूंगा, वर्किंग 2। अब मेरे पास एक डब्बा बना हुआ है इन्फ्लेशन वाला, ये देखें, इसी को मैंने सेलेक्ट किया, नीचे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल C कंट्रोल V। इस हेडिंग को मैं क्या नाम दूंगा, बताओ जी माफिया, इन्फ्लेटेड
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसको आप वो भी कह सकते हैं, नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, इन्फ्लेटेड भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास मैं लिखूंगा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नॉमिनल है, रियल है? रियल बेसिस पे, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल, इसको छोटे में लिख दें रियल, ठीक है। यूनिट्स वही रहेंगे, इसको यहाँ पे आपने सेल्स यूनिट्स नहीं लिखना, यहाँ पे हमने लिखना है यूनिट्स। अब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अब जरा ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 9999, ऐसे ही है नूर? 9999, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा हुआ है, उसने चेंज कर दिया। यहां पे लिखूंगा नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट, इसको चेंज कर दूंगा नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट से। कितना इन्फ्लेशन है वेरिएबल कॉस्ट का? 5%। अब ये फॉर्मूला मैं ओपन करूंगा, यहां पे 0.04 का लगा हुआ है, चूंकि मैंने ऊपर से कॉपी किया था ना। साथ साथ चल रहे हैं या स्लो स्लो चल रहे हैं? सर काफी स्लो है, हम तो पता ही अल्लाह खैर। यार कोशिश करें ना मेरी स्पीड को मैच करने की, पेपर में आपने इसी स्पीड पे काम करना है। यहाँ पे 5% करूंगा, फॉर्मूला चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, उसने मुझे वैल्यू भी निकाल दी नीचे, राइट। ये क्या है, इसको आगे भी तो कॉपी करना है, आगे कॉपी किया इसने, 4 डेसिमल उड़ा दी, 4 डेसिमल तक ला दिया, हमें तो 2 डेसिमल चाहिए। उसके बाद हमने रेवेन्यू नहीं यहाँ पे इसको वर्ड देना, हमने यहाँ पे देना है इसको नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, ये टोटल में है। ये उसने ऑटोमेटिकली, चूंकि फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है, तो इसने इसको कैलकुलेट कर दिया, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? निकाल लें, अभी मैं जरा ब्रेक ले लेता हूँ, निकाल लें कल तक करो यार, जल्दी जल्दी सॉल्व। सर वो उस पे क्लिक करना, वो नॉमिनल सेल प्राइस, नॉमिनल पे ये लो, याद रखें कि इसके बगैर, एक्सेल के बगैर आपको अकाउंटिंग की जॉब नहीं मिलनी। सर मैं ना आपसे सीखने के लिए आपसे जरा, इसके बगैर आपको एक्सेल पे काम नहीं आता, आप फारिग हो बिल्कुल ही। ये छोटा सा एक्सेल हम कर रहे हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक बच्चों वाला काम करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे मल्टीप्लाई करना है, पावर कैसे लेनी है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। इन्फ्लेटेड वेरिएबल कॉस्ट निकल आई, चलो आगे। अब देखो हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनानी है, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ना। फॉर्मेट में देखो जरा, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस हो रही थी, प्लस हो रही थी, जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकाल रहे थे माइनस हो रही थी। इधर देखो जरा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल करूँगा, माइनस करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको लिंक कर दूंगा इस वैल्यू से। ये माइनस में लिखी हुई आ गई फिगर। क्या इसको छोड़ दो, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हैबैक कंपनी है, ठीक है जी, चलो आगे। माफिया यहाँ तक पहुंच गए हो। अब देखो इसी को मैंने आगे कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो सारी वैल्यूज को वहीं से उठाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, और उसके साथ माइनस लगा देगा। हमने इसके साथ, अगर मैं ओपन करूं इसको, दोबारा करके दिखाता हूं, मैं ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बना रहा हूं, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। मैं क्या फार्मूला बनाता हूं, इक्वल, साथ में लगा देता हूं, मैं कहता हूं यार हर वैल्यू के साथ माइनस दिखाओ, माइनस। उसके बाद मैं कौन सी चीज को पिक करूंगा, वैल्यू को, ये वाली। उसके बाद मैं कंट्रोल सी करूंगा, एक्सेल ऑटोमेटिकली इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आगे उठा लेगा वैल्यूज को। एंटर करूंगा तो वो वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या होता है, कई दफा स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरा ये फॉर्मेट रखने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर मैंने ये लिंक सही लगाया होगा ना, और इसी फॉर्मेट में मैंने अपना ये वर्किंग भी की होगी ना, तो ये खुद ब खुद ही उसको लिंक करता जाएगा आगे को। अगर मैं ईयर्स यहाँ पे लूँगा ना, ईयर 1 2 3 यहाँ पे ले लूँ, सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे निकालूंगा, तो वो लिंक गलत लगा देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे उसी ऑर्डर में ना चीज़ें लिंक के साथ चलती जाएं। नोट कर लिए आपने, घर जाके ना इस क्वेश्चन को दोबारा से ओपन करना है,
एक एक चीज़ को ओपन करना है और उसको स्टडी करके दोबारा से सॉल्व करना है, ये तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अगली बात फिक्स कॉस्ट की आ गई। फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन निकालना है, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। एक और डब्बा इसी पैटर्न पे कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, वर्किंग नंबर 3 करने लगे। अब इस वर्किंग 3 को हम नाम देते हैं इन्फ्लेटेड फिक्स कॉस्ट। क्या नाम देते हैं बच्चों? इन्फ्लेटेड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। ईयर 1 में फिक्स कॉस्ट कितनी है बताएं। यहां पे हम इसको उड़ा देंगे और इसको डिलीट कर दिया। बताएं जी मुझे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 5 लाख पर ईयर इन करंट प्राइस बेसिस है। ठीक है, इन्फ्लेट करना है, क्या करेंगे? पर ईयर दी हुई है 5 लाख। यहां पे मैं लिखूंगा फिक्स कॉस्ट विच इज नॉट येट इन्फ्लेटेड। फिक्स कॉस्ट रियल में दी हुई है आपको, आपने इसको क्या करना है? इन्फ्लेट करना है। 5 लाख, राइट? 5 लाख यहां पे है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो आगे। यहां पे हम निकालने लगे रियल, इसको क्या निकालना है हमने? नॉमिनल निकालना है। ठीक है, नॉमिनल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इन्फ्लेशन कितना है फिक्स कॉस्ट का? दिस मल्टीप्लाई बाय 1.08 पावर पहले साल का इन्फ्लेशन के साथ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 5,40,000। इसको आप आगे कॉपी कर लें तो वो ऑटोमेटिकली इसको निकाल देगा आपकी वैल्यूज को। और ये कितने पे फिट कर रहे हैं? जी बच्चे, ये कितने पे फिट हो रही है? ये कितने पे था इन्फ्लेशन? 8% पे। इसके साथ आप लिख लो 8% पे आई है कैलकुलेशन। जी बच्चे, कौन सी? मैं समझा नहीं आपकी बात। 5 लाख तो फिक्स कॉस्ट है ना, ये रियल टर्म में है, ये मैंने लिखा भी है साथ, रियल मींस विदाउट इन्फ्लेशन। विद इन्फ्लेशन कितनी होगी? 8% के साथ 5,40,000। 5 फिर 2 साल का इन्फ्लेशन कितना होगा? 583,200। 3 साल का 692। फॉर्मूला क्या लगाया? K89 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ 8% पावर 1। ठीक है, ये वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला चल रहा है यार, सेम टू सेम। ले जी, फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी है हमने, वहां पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाने हैं। इधर देखिएगा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट इन्फ्लेटेड। वर्किंग कौन सी है? 3 हो गई। सेव करते रहिएगा साथ साथ। माइनस इक्वल माइनस, फिगर को चूज कर लो यहां से। मैं कह रहा हूं हर फिगर के साथ माइनस दिखाओ, तो पहले माइनस लगा दिया, बाद में इसको क्या किया? कॉपी कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली सारी फिगर को उठा के साथ माइनस लगा दिया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाने लगे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे निकलते हैं? इसको बोल्ड कर लेना ताकि ये अलग से नजर आए आपको। ठीक है, और इसके ऊपर एक आप लाइन लगा दें डबल, ये वाली। वो खैर लाइन लगी हुई है, उसको लगाने की, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब क्या करूंगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे बनाऊंगा जरा देखिएगा। 3120,000, इसमें से मैं चाहता हूं माइनस करूं वेरिएबल कॉस्ट। ये ऑलरेडी वेरिएबल हुई हुई है, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। एनपीवी के क्वेश्चन में ना आपने ऑलरेडी फिगर के साथ माइनस दिखाया हुआ है, आप दोबारा से माइनस नहीं करोगे, वो माइनस माइनस प्लस कर देगा पकड़ के। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं सम का, इक्वल सम कहां से लेके कहां तक करना है? दिस टू दिस। सम का फॉर्मूला लगा दिया। क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि मुझे बीच में प्लस माइनस ना करना पड़े। ये नेट इफेक्ट है, ये नेट ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है बाय द वे। ये क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई हो तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया, चूंकि ऑलरेडी मैं
ये डेमोन्स्ट्रेशन है भाई, ये माइनस का साइन दिखाना है, चूंकि ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, प्लस नहीं होती। और बच्चे गलती क्या कर रहे होते हैं पेपर में, ये फिगर को अगर प्लस दिखा दिया ना तो यहाँ पे दोबारा से उसको ऊपर प्लस कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपने सम का फॉर्मूला लगाया, इसी को आगे आपने क्या किया, हुजैमा बात समझ आई है कि नहीं, इसी को आगे कॉपी कर दिया तो उसने आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकाल दिए। अब आती है बारी टैक्स की। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, दिस इज जस्ट लाइक योर कंट्रीब्यूशन, दिस इज जस्ट लाइक योर प्रॉफिट। मैंने कल आपको एक एडजस्टमेंट सिखाई थी टैक्स की। मैंने कहा था कि यार टैक्स दो तरीकों से आप पे कर रहे होगे, एक तो आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे कर रहे होगे और दूसरे नंबर पे कैपिटल अलाउंसेस पे कर रहे होगे। याद आ रहा है कि नहीं? तो मैं अब टैक्स पेमेंट ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालने लगा हूं। वो कह रहा है कि इसको शो करो एज अ आउटफ्लो, और वो ये कह रहा है कि जो टैक्स है वो हमने सेम ईयर में पे करना है। यहां पे बात कर रहा था, वो कह रहा था आखिर में जाके क्वेश्चन पढ़ा होगा 20% पर ईयर इज द टैक्स with the tax liability settled in the year in which it arises। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कैश फ्लोज बनी है इसके ऊपर टैक्स भी तो होना चाहिए। यहां पे हम लिखेंगे टैक्स ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। समझ आ रही है बात? क्या करूंगा, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय -0.2। इसको भी तो आउटफ्लो दिखाना है ना, कि नहीं? टैक्स पे कर रहे हो, इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? उजामा आउटफ्लो होगा। कितना टैक्स बनता है? 138,000 का। नजर आ रहा है? इसको आप यहां पे इसको राउंड करना है। इसी फॉर्मूला को मैं आगे कॉपी करूंगा तो वो मेरा टैक्स उसी साल का जितना बनता है वो निकाल देगा। नोट कर लिया? इस फार्मूले को मैं ओपन करता हूं, आपके वैसे फार्मूला यहाँ पे फार्मूला बार पे नजर भी आ रहा होता है, वो ऊपर लिखा भी हुआ है। मैंने क्या किया था, इसको टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है, क्यों हर साल का अलग अलग टैक्स निकालना है। क्या करूंगा, 690,000 इंटू 20% लूंगा, लेकिन मैंने तो उसको माइनस में दिखाना है क्योंकि टैक्स पेमेंट हो रही है कि नहीं? एग्री करते हैं? तो आउटफ्लो है, तो इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब होगी हमारे पास ये, इसकी अलग से वर्किंग मैंने नहीं की अभी, ये सिर्फ एक पार्ट की है टैक्स का। इसको सेव करते रहें साथ साथ, अदरवाइज मसला आ जाएगा। इसके साथ आपने लिखना भी है तो लिख लेंगे 20% ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे अभी लिया हमने। अब हमारे पास मसला आता है डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है बच्चों, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसकी वर्किंग कैसे होगी? उसके लिए अब वर्किंग नंबर 4 पे जाएंगे। इसको बोलेंगे टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस। यहां तक पहुंच गए हैं सारे? जी बताएं मुझे, कहाँ तक सर? यहां तक पहुंच गए हैं जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं सारी? अब हम टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस निकालने लगे। इसको हम नाम देंगे वर्किंग 4 का। ठीक है, और वर्किंग 4 हम यहां पे कर रहे होंगे इस तरीके से, वर्किंग 4, वर्किंग नंबर 4। इसको आप नाम दे दें जी टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस। ध्यान देना जरा, यहां पे लेंगे ईयर्स, यहां पे लेंगे कॉस्ट, यहां पे लेंगे डेप्रिसिएशन, यहां पे लेंगे WDV, यहां पे लेंगे ईयर ऑफ क्लेम। ठीक है बच्चों, चलो करें वर्किंग 4। तूने तो मसला ही हल कर दिया यार। यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी से तुम भाग रहे हो यार। ईयर 1 एसेट की कॉस्ट क्या थी, कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो भाई? 1.5 मिलियन, ऐसे ही है? 1.5 मिलियन करने लगे हैं नूर? क्या बात है, कितनी कर रहे हैं खुजामा? क्या सर? कितनी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं?
एक इस इन्वेस्टमेंट को कितनी कॉस्ट कर रही है? 1.5 मिलियन। खड़े हो जाओ। अच्छा कितनी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं भाई आप पीछे? सर, वो 2.5 मिलियन करने लगे, 125 बच जाएगी। मैंने देखना है कि आपने आपकी मेमोरी में कितना डाटा घुसा हुआ है। वो 250 कर रहा है, 2.5 मिलियन। ये इन्वेस्टमेंट है यार, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। बैठ जाओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यही कॉस्ट ऑफ एसेट है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2.5 मिलियन की। अब बताएं मुझे 2.5 मिलियन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 लाख, यही होता है 2.5, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पहले साल में हम कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। कितना डेप्रिसिएशन का रेट है? अब यहाँ पे अपनी मर्जी से वो ना लगा देना पकड़ के, अल्लाह भला करे, वो लगा दिया तुमने स्ट्रेट लाइन, वो गलत हो जाएगा सब कुछ। आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो कह रहा है कि भाई आपने जो डेप्रिसिएशन लगाना है ना, वो यहाँ पे बता रहा था 25% रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकालने। जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे एक्सेल के अंदर कभी निकाल के देखा था पहले कभी? अभी आपको निकलवाते हैं। 25% है ना, या 20% है? 25% है। इसका मैं क्या लूँगा? इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 0.25, 25% यही बनता है। इसकी WDV कितनी बनेगी? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 1.87 मिलियन बनेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और ऐड कर लो कॉलम, यहाँ पे आप ऐड करें टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग कितनी होगी? देखो मैंने आपको कल बताया था कि जितना डेप्रिसिएशन होता है उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटीज हमें सेविंग देती है। कितने % सेविंग देगी? किसके ऊपर? डेप्रिसिएशन के ऊपर। ये कैपिटल अलाउंसेस है। यहाँ पे हम वर्ड डेप्रिसिएशन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे कैपिटल अलाउंस का। ठीक है बच्चों? कितना ई टैक्स सेविंग होगी? जितना डेप्रिसिएशन होगा। टैक्स का रेट क्या था? यही था। हम एक टैक्स अथॉरिटीज वाले कितने पैसे सेव करवाएंगे? 1,25,000। कौन से ईयर में क्लेम करेंगे? जिस साल आपकी कैलकुलेशन होगी उसी साल हम टैक्स को पे करेंगे या रिसीव करेंगे। टैक्स अथॉरिटीज वाले हमें उसी दिन उसी साल रिफंड दे रहे होंगे 1,25,000 का। वो कहेंगे भाई आपने एसेट खरीदा था, देखो ना तुमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया ना, तुम्हें मैं इतना टैक्स सेविंग दूंगा। कई बच्चे गलती पता क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि WDV पे टैक्स का रेट लगा देते हैं, जो कि गलत है। हमारे पास ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो है टैक्स अलाउबल एक्सपेंस है। वो कहते हैं जी इसके ऊपर आपको सेविंग मिलेगी। हमारा क्वेश्चन तकरीबन 90% कंप्लीट होने वाला है अगर हम ये वर्किंग कर लेते हैं। ले जी, ईयर ऑफ क्लेम इन द सेम ईयर ही होगा, ईयर 1 में क्लेम हो। ईयर 1 की टैक्स की कैलकुलेशन, ईयर 2 का जरा निकालो तो सही, अल्लाह भला करे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ईयर 2 का भी निकालो, ईयर 3 का भी निकालो। बताओ अब कितना टैक्स कैपिटल अलाउंस होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हम WDV पे लेते हैं। क्या करूंगा? इक्वल दिस सर ये जरा WDV का मतलब रिटन डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। वो कितनी है? पहले साल की WDV कितनी है? इधर देखो, कैपिटल अलाउंस कितना था? 25%। पहले साल का तो कॉस्ट पे लेंगे ना या डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पहले साल का। आपको पता है यार, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम माइनस करके डेप्रिसिएशन, फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब बताएं मुझे कैपिटल अलाउंस या डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? बताएं। 25 लाख का 25% क्या है? डेप्रिसिएशन है। कितनी अमाउंट आती है? 625,000। कैपिटल अलाउंस वो वर्किंग कैपिटल होता है, वो डेप्रिसिएशन यार, रिटर्न ऑन वर्किंग WDV हम वैसे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्स अथॉरिटीज। ये हमारी WDV कैपिटल अलाउंस को दे रहे हैं। कैपिटल अलाउंस, ये यार हमारा डेप्रिसिएशन है भाई। डेप्रिसिएशन के ऊपर हमने टैक्स सेविंग नहीं निकालनी। टैक्स अथॉरिटीज वाले कहते हैं यार तुम डेप्रिसिएशन लगाओ, हम तुम्हें इसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट देंगे। नया नाम कैपिटल अलाउंस है। टैक्स के अंदर, यूके के टैक्स के अंदर हम इसको कैपिटल अलाउंस बोलते हैं भाई। हम टैक्स में डेप्रिसिएशन ही करेंगे। डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं करते, हम कैपिटल अलाउंसेस यूज करते हैं। एक अलाउंस मिलता है आपको एसेट को खरीदने पे, वो कौन सा? वो भी, उसको भी हम इनिशियल कॉस्ट, उसको भी हम कैपिटल अलाउंस के वर्ड में ही
उसके ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और हम कैपिटल अलाउंस कह रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आती यार आप डेप्रिसिएशन लिख दो, लेकिन मैं ये कहूँगा इससे ज़रा कोशिश करो कि वाइड करो। अब आपने WD रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने यार FA1 FA2 FFA में पढ़ा होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस पे निकलता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपका निकलता है भाई रिटन डाउन वैल्यू पे निकलता है। पहले साल की WDV तो है ही नहीं, पहले साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ही आएगा। ऐसे ही है, समझ आ रही है कि नहीं? WDV कितनी बनती है ये देखो, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कितनी नेट बुक वैल्यू बनती है? एसेट की वर्थ कितनी है बताओ, कितनी है? 1875। टैक्स सेविंग मैंने निकाली है। टैक्स सेविंग क्यों निकाली है? किस पे निकाली है? कैपिटल अलाउंस पे निकाली है। टैक्स अथॉरिटीज वाले कहते हैं पाइन आपने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये हमारे मुताबिक आपका इसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। कितनी मिलेगी? 625 का 20% ले लिया तो ये हमारा टैक्स सेविंग आ गई। मैंने टैक्स सेविंग का कॉलम भी बनाया। किस साल आप इस सेविंग को क्लेम करोगे? ईयर 1 में ही क्लेम करोगे। क्यों? वो कह रहा है कि भाई सेम ईयर में आपको फायदा भी मिलना है, नुकसान पेमेंट भी करनी है। अगर आपने कोई क्लेम करना तो पहले साल में ही क्लेम हो जाएगा, अगले साल नहीं हम आपको क्लेम देंगे, इसी साल आपको क्लेम मिल जाएगा। अब निकालें दूसरे साल का। दूसरे साल का भाई हम कैपिटल अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? किस बेसिस पे? 1875 पे करेंगे। कितने परसेंट? 25%। अब बताएं मुझे इसकी WDV कितनी बनती है? पिछली WDV माइनस इस साल का डेप्रिसिएशन, ये WDV बनती है। नोट किया? समझ आ रही है बात? इस पे टैक्स सेविंग कितनी बनती है? फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल C कंट्रोल V करोगे तो वो टैक्स सेविंग भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। किस अमाउंट पे? इसके ऊपर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है यार, डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता है, पहले साल में ज्यादा होता है, कम होता जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 3 का निकालो। आप इसी को नीचे कॉपी करो, उसने ईयर 3 का भी निकाल दिया। आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। अब जरा फॉर्मूला चेक कर लो वो क्या दिखा रहा है। वो फॉर्मूला दिखा रहा है भाई, इसको मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है WDV का, ये कैपिटल अलाउंसेस निकाले हुए हैं। पिछले साल की WDV मल्टीप्लाई बाय 0.25, एग्री करते हैं? तो उसने कैपिटल अलाउंसेस निकाल दिया। कैपिटल अलाउंसेस निकल दिया तो WDV कैसे निकलेगी? पिछले साल की WDV में से इस साल का और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपके पास ईयर 2 की WDV आ जाएगी। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, इसके ऊपर टैक्स सेविंग कितनी बनेगी? 20% टैक्स सेविंग हो जाएगी। किसकी? एक्यूमुलेटेड, ये इसकी कैपिटल अलाउंसेस की। ईयर 3 में चले जाएं। ईयर 3 में चूंकि मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को कंट्रोल C करूंगा तो ये देखें कहां पे आ गई बात। उसने ऑटोमेटिकली पिछले साल की WDV पे अगले साल 25% ले लिया। नूर समझ आ रही है? उसके बाद ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसी को आप नीचे कॉपी करो। उसने आपको निकाल दी WDV, आपको बार बार WDV निकालने की जरूरत नहीं है, उसने निकाल दी है। उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या करना है बताएं मुझे? टैक्स सेविंग निकालनी है। टैक्स सेविंग कितनी निकलेगी वो भी उसने निकाल दी है, फॉर्मूला लगा हुआ है। उसने कहा जी इतनी आपकी टैक्स सेविंग बनेगी, राइट? फिगर्स में कॉमा लगा दें ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया फिगर्स को। ये ईयर 2 की जो सेविंग होगी ये 2 में क्लेम करेंगे, ईयर 3 की ईयर 3 में ही क्लेम करेंगे। अब आ जाती है बारी ईयर 4 की। ईयर 4 में हम एसेट को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? बेच रहे हैं। जरा ध्यान देना, हमने कल बात की थी बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस की, याद है? ईयर 3 के एंड पे एसेट की WDV कितनी है? WDV कितनी थी एसेट की बताओ? 1.05 मिलियन का एसेट खड़ा हुआ है। एसेट मार्केट में स्क्रैप वैल्यू कितने पे है? कोई बताएगा मुझे कितने का बिक रहा है एसेट? मैंने नहीं बताना, आपने बताना। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 125,000। मैं ना नहीं जाना ताड़े। मेरी गुस्सा हो रहा है सर। 1,25,000। इधर देखो, ईयर 4 में बच्चों जरा ध्यान से, ईयर 3 के एंड पे एसेट की वर्थ कितनी है? 1,05 मिलियन की। मार्केट में हम एसेट को कितने का बेच रहे हैं ईयर 4 के एंड पे? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1,25,000। ऐसे ही है? समझ आ रही है?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, एसेट का नुकसान हो रहा है। एसेट की वर्थ थी 1.05, बिक रहा है 1 लाख सिर्फ 25,000 रुपये का। इन दोनों का फर्क बताएं कितना आता है, 929,688। इसका ये हमें गेन नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है एसेट को बेचने का। कितने परसेंट टैक्स है सेविंग, 20%। इसके ऊपर हमें टैक्स सेविंग मिलेगी क्योंकि हम लॉस कर रहे हैं भाई। कितनी अमाउंट बनती है, 185 ये बनती है। ये हम टैक्स सेविंग कब लेंगे, ईयर 4 में क्लेम करेंगे क्योंकि फाइनल ईयर है। ईयर 4 में हम एसेट को देखेंगे कि यार एसेट की WDV कितनी बनती है और कितने का बिक रहा है, इसलिए कि हमारा फाइनल ईयर में हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसको। अब देखिएगा ये हमने सारी सेविंग निकाल दी है। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे हमारे मेन फॉर्मेट में, यहाँ पे जाके इक्वल करेंगे और 1 बाय 1 ईयर बाय ईयर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो टैक्स सेविंग का कॉलम नहीं है ये वाला 1,25,000, इसको पॉजिटिव ही दिखाना है। इसको अगर मैं आगे कॉपी करूंगा ना आपको ज़रा नज़र आएगा, ये देखें लिंक गलत हो गया। क्यों कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है उसकी, समझ रहे। अब मुझे 1 बाय 1 चूज़ करना पड़ेगा, इसको मैं लिंक नहीं कर सकता। इसका भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा, बड़ी लंबी चीज़ है। ये 1,25,000 आ गया, इक्वल करें। यहाँ से जल्दी से कर्सर को मूव करके आप वहाँ पे ले आएँ, कहाँ पे लेकर आना है, ये 93,675। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। 4 साल की पावर के साथ कंपाउंड नहीं करना उसको, इधर गलती 4 साल का इन्फ्लेशन नहीं लेना ये गलती हुई है बस। जी। यहाँ पे आपने गलती की होगी, ये बच्चे अक्सर गलती भी करते हैं यहीं पे। अच्छा जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी स्टूडेंट्स, 2.5 मिलियन। कैसे शो करूंगा नूर, नेगेटिव शो करूंगा, ऐसे ही है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, अल्लाह भला करे, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,25,000। ये भी लेनी है, सेपरेट ही दिखानी है। ले जी, अब हम निकालने लगे हैं नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज निकालने हैं, क्या करूंगा, इधर देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। इसको जरा ना आप कॉमा डालना है सारी फिगर्स को। जी स्टूडेंट्स, कॉमा डाल दिया तो ये माइनस में शो हो गया, ये पॉजिटिव में। ये स्क्रैप वैल्यू आपको इनफ्लो होएगा, फाइनल ईयर में मिलेगा। नेट कैश फ्लोज का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इक्वल, कहाँ से लेके कहाँ तक, सॉरी इसको मैं लिखूंगा दोबारा से सम, चूंकि बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है, कहाँ से लेके कहाँ तक सम करूंगा। हमने पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तक तो ये बोल्ड कर ली हुई है फिगर्स, ये कैलकुलेट कर ली हुई है। अब मैंने जितनी यहाँ तक है ना इस ऑपरेटिंग स्क्रैप वैल्यू से ऊपर ऊपर तक, ये सारों को प्लस करना है, क्योंकि मैंने साथ माइनस प्लस दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा से सम करूंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब वो आपको इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो वो आपको दिखा रहा है, ये देखें 677,000। ये कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है, ये जो ऊपर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है ना, इसमें से माइनस ये हो गया, प्लस ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0 है, तो वो उसने ऑटोमेटिकली सम करके यहाँ पे निकाल दिया। अब हम करने लगे हैं डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे। कौन सा वाला बताओ, खत्म होने वाला है यार, डिस्काउंट फैक्टर लगा के कहानी खत्म है, बस हमारी एनपी भी निकलने वाली है। डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लगाएंगे, आफ्टर टैक्स वाला। बच्चों कौन सा डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे, आफ्टर टैक्स। बताएं मुझे, आफ्टर टैक्स वैक नॉमिनल लेंगे, रियल लेंगे, नॉमिनल लेंगे। डिस्काउंट फैक्टर 12% पे लेंगे, 8.5% उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वो नहीं लेंगे। तो हमने 12% पे इसको डिस्काउंट करना है। यहाँ पे हमारे पास अब 12% पे आपने बनाना है डिस्काउंट फैक्टर। कैसे बनाएंगे, इधर देखो, 1.12 पावर नहीं, 1.12 पावर, हाँ जी, पावर -0। मजा नहीं आया मुझे। नहीं मजा आया, वो मैं कह रहा हूँ मुझे अपने सॉफ्टवेयर में मजा नहीं है एक्सेल। ये देखो, ये हमने डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनाया, ये तो देखो, ये ऊपर पावर आपको मैंने ली है -0। 0 के साथ माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बड़ा डीट है। इस 0 को फर्क पड़ेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी और के साथ, तो वो 0 बना देगा।
या जीरो के साथ डिवाइड करोगे तो मसला आ जाएगा, डिव एरर आ जाएगा ना। 1.12 डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस r रेज टू पावर n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। 0, मैं पावर इसकी ले लेता हूँ 0। ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर 1 आता है, आपको पता है, उसने ऑटोमेटिकली निकाल दिया। ईयर 1 का क्या होगा? ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है ऊपर? 1.12 रेज टू पावर, ये इसने 1 लिया हुआ, ये E74 नजर आ रहा? इसको ओपन करके देख लें, डिस्काउंट फैक्टर मैंने निकाल दिया, ये देखें जी। प्लीज यार इधर जरा ध्यान दे दो, आपकी एनपीवी निकलने वाली है। ये देखें, ये पावर मैंने क्या ली है इसकी? पहले साल की पावर ले ली, दूसरे साल की पावर, तीसरे साल की पावर। अब हमारे पास निकलने लगी है एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यूज निकलने लगी हैं ईयर बाय ईयर। निकालें जरा प्रेजेंट वैल्यूज निकालें, और उसके बाद हमने निकालनी है एनपीवी। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ठीक है, इसको दोबारा से कर लें, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये निकलती है। इसको कॉपी कर लो, यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। एनपीवी कैसे निकालोगे? क्या करोगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू इन नॉमिनल टर्म्स, यही हमारा क्वेश्चन था, याद है कि नहीं? क्या करूंगा? इक्वल सम, आपको पता है एनपीवी इज द सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ठीक है। क्या आती है जी एनपीवी? 12573 282 पॉजिटिव है, ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गया। इसको लेफ्ट अलाइन कर लो आप। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें हाईलाइट करूंगा एग्जामिनर की अटेंशन के लिए, एक तो ये मेरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बोल्ड की हुई है मैंने, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बोल्ड की हुई हैं, और अल्लाह भला करे जो है प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोल्ड कर दें आप, ताकि वो एग्जामिनर को अलग-अलग नज़र आ रही हो, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखिएगा ज़रा कि मैं अगर इसका आंसर ये दिखाइएगा, इसका आंसर यही है, पॉजिटिव है एनपीवी 1.25 मिलियन जो है एनपीवी यही निकलती है। ये हमारा ए पार्ट हो गया 12 नंबर का। 12 नंबर के लिए हमने अच्छी खासी मुशक्कत की है जी। माफिया यही आंसर, ये हमारा हैबेक कंपनी का हो गया सवाल, 12 नंबर पूरे। अब आप ज़रा देखें कॉपी, ये कितना कोशिश मैंने की है कि खूबसूरत तरीके से एक सिंपल फॉर्मेट के थ्रू आपके लिए वर्किंग परफॉर्म की जाए। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया ना, आपने क्या करना है? आपने अगला क्वेश्चन जो इसी तरह का होगा ना, उसके लिए आपने सिर्फ डब्बे ही कॉपी करने हैं, फिगर्स उड़ा देनी है, उसने ऑटोमेटिकली आप फिगर डालते रहेंगे, वो खुद ब खुद ही कैलकुलेट करता रहेगा। हाँ, जहाँ पे चेंज इन टैक्स रेट आ जाएगा, जहाँ पे चेंज इन द क्या कहते हैं कॉस्ट आ जाएगा, तो वो उसको आपने चेंज करना है, ठीक है बच्चों। लें जी, अब हम चलते हैं अगला सवाल जो है उसको करते हैं। और अगला जो सवाल है 12.5 मिलियन जो है वो राउंड की वजह से आ रही होगी, इतना फर्क नहीं है पॉजिटिव, करीब करीब है। ओए ये क्या हुआ? नहीं यार, ये हमारा आंसर, ये मैंने क्या निकाला था? इक्वल सम करें, वर्किंग कैपिटल को भी मैंने डाला हुआ है। वर्किंग कैपिटल डाला हुआ है? हमने उसकी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं ली ना। हाँ नहीं ली, मिस कर गए हम। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट डालनी है यार, वो जल्दी में रह गई, कल करवा दूंगा इंशाल्लाह। इसी के अंदर ना, इसी फॉर्मेट में लाइनें ऐड करेंगे तो फिर वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट डाल, बाकी तो समझ आ गई है ना, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। वो वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट यार रिजेन से निकल गई है ऑनेस्टली। आपने अब ये काम करना है, देखो वर्किंग कैपिटल को आप जरा घर से खुद कर लेना, फॉर्मेट यही होगा। वर्किंग कैपिटल ये वाला ना हम मिस कर गए हैं जल्दबाजी में, ये जो 1.5 मिलियन है ना, ये मिस हो गया। अगर आप मुझे 5 मिनट दे दो मैं करा देता हूँ, क्या कहते हो?
जो हमने कल टाइम लगाना है, 5 मिनट और चाहिए आपके, करवा दूं। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट बड़ी सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। कल मैंने करवाया था वैसे, बाय द वे कैलकुलेशन तो कराई हुई है ना। इधर देखो यार, ये एक रो और ऐड कर लो यार, इधर पकड़ो इसको, यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला लगा हुआ है ना, आप इसको यहाँ से ला, यहाँ पे डाल दो, इंसर्ट रो कर दो, यहाँ पे कर दो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इसकी वर्किंग 5 मैं दिखा रहा हूँ आपको सेपरेटली, वैसे वर्किंग 4 होनी चाहिए थी, वर्किंग 5 है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिएगा ज़रा, ये वाला डब्बे पकड़ लो, 3 रोज चाहिए। कंट्रोल सी करके ना नीचे ले आओ इसको। ये वर्किंग 5 है, 5 ही बनती है ना, 5 है 4 है, 5 है। हाँ अच्छा, ये देखो यहाँ पे आपने ना लिखना है, इसकी हेडिंग देनी है इन्फ्लेटेड वर्किंग कैपिटल या नॉमिनल वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, राइट, ये होगी। अब मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल की जो है आपकी, यहाँ पे आप लिखोगे ईयर 0, ईयर 1, 2, 3, ठीक है। इनिशियली आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 1.5 मिलियन, 15 लाख बनता है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको उड़ा दें, डिलीट मार दें। 1.5 मिलियन है। अब आपकी इन्फ्लेशन कितना है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, बताएं जरा मुझे। 6% है वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, ये 0 में हम लेते हैं, याद है कि नहीं? तो 6% से ये ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.06 करो, अगले साल की वर्किंग कैपिटल ये और ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, चेंज कितना आया बताएं मुझे, कितना चेंज आया? दिस माइनस दिस, याद है 90,000 का चेंज आया। इसी को आप कॉपी करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको नेगेटिव में दिखाना है। कैसे नेगेटिव में दिखाएंगे बताएं? इक्वल माइनस, इसको आप नेगेटिव में दिखाओगे 1.5 मिलियन, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। ईयर 4 में आप कितनी रिकवर करोगे बताओ मुझे? 1786524, समझ रहे बात? इन सारों को आप ऐड करें तो आप इतनी अमाउंट रिकवर कर रहे होगे ना यार। इधर देखो, दोबारा से मैं बताता हूँ चेंज कितना आया यार आपका। इसने क्या फॉर्मूला लगाया, गलत लगा दिया। इक्वल, हमने ना फॉर्मूला गलत लगा दिया। ये पहले ये फिगर आएगी माइनस में, इक्वल माइनस ये वाली फिगर, फिर इक्वल माइनस 90,000, नेट चेंज दिखाते हैं नेगेटिव में, इक्वल माइनस 954, और सारों का जो टोटल होगा वो कितना आएगा बताएं मुझे। इन सारों को सम करें, कितना आएगा बताएं। अच्छा, इसका भी चेंज निकालना है, ये चेंज निकला हुआ है हमारे पास। एक मिनट ठहरे यार, एक मिनट ठहरे, ईयर 4 भी ले लें, मैं अभी आपको समझाता हूँ सारा। ये छोटी सी चीज़ है जो ना डिलीट करके दोबारा समझा रहा हूँ। हम पहले साल में स्टूडेंट्स कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 1.5 मिलियन, ऐसे ही है, बताएं मुझे। यही थी ना इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने से इन्फ्लेट कर रहा है? 6% से। तो अगले साल का वर्किंग कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 1590, राइट। कितना चेंज आया? 1590 माइनस दिस 90,000 का, फिर उसके बाद ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, कितना चेंज आया? 95,400 का। फिर कितना आया जी बताएं?
ईयर 3 में, दिस माइनस दिस, एग्रीड? बात समझ आ रही है? अब मुझे बताएं टोटल हमारे पास हम कितना क्लेम करेंगे ईयर 4 में, बताएं मुझे। ये चेंज है, ये चेंज है। अब मुझे बताएं कि हम कितना कितना आउटफ्लो दिखाएंगे और ईयर 4 में कितना वर्किंग कैपिटल को क्लेम करेंगे। कितना क्लेम करेंगे जी? 1786, ये 1786 524 हम क्लेम करेंगे ईयर 4 में, राइट? यार सारों का सम ना, ये देखो, ये जमा ये जमा ये जमा ये, टोटल मिला के कितना हो गया? 1786। अब बात ये है कि हमने ना पेपर में इसको नेगेटिव में दिखाना है, तो हम इसको इसके साथ क्या लिखेंगे? इक्वल माइनस इसको नेगेटिव में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों? अब दोबारा हम ये करेंगे, इस 90,000 के साथ भी आपने नेगेटिव दिखाना है। ये ईयर बाय ईयर चेंज आ रहा है, माइनस ये दिखाएंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं? कोई सवाल यहाँ तक? जी। अब मुझे बताएं ये ईयर 4 में कितना क्लेम करेंगे आप? जी, ईयर 1, ईयर 0 में तो ये कर लिया, ईयर 1 में 1 साल, एक ये, एक 2 3 4, टोटल 4 साल हैं। चौथे साल में हम कितनी रिकवरी कर रहे होंगे? बताएं मुझे। नहीं समझ आ रही? दिमाग रह गया ना? ये देखो वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, बताओ मुझे, बताएं। इसके साथ भी माइनस लगा लें, ये भी तो हमने लेना था ना, माइनस दिस। अब मुझे बताएं कि ईयर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है 90,000, ये 95, ये चेंज है। चेंज को भी हम आउटफ्लो दिखाते हैं ना, फर्दर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो भाई चौथे साल में जाके सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी वो सारी रिकवर नहीं हो जाएगी? मैंने आपको कल बताया था, ये सारी रिकवर हो जाएगी। अब मैं इसी फिगर को अपने पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में क्या करूँगा? कॉपी कर लूँगा। ये देखें, इक्वल लिखूँगा और नीचे जाके ये वाली वैल्यूज़ को लिखूँगा। ये देख रहे हैं, ये आगे वहाँ पे माइनस में इन्वेस्टमेंट है ना, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ से आगे लेके जाऊँगा इसको। निकला आंसर? अब बताओ वर्किंग कैपिटल की, एक तो हमने आउटफ्लो दिखाना है ईयर 0 में, जो नेट चेंज होता है उसको भी हम फर्दर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होती है। फिर ईयर 2 में फर्दर इन्वेस्टमेंट 95,400 की हुई है, ईयर 3 में 101,124 की हुई है, और ईयर 4 में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी ना वर्किंग कैपिटल की, इन सारों को ऐड करो 0 से लेके यहाँ तक, वो सारी बनती है 1786,524। आप देख लो, अब आपका आंसर बिल्कुल टैली करेगा। ये 1786 हमने प्लस करना। हाँ, ये सारी, चूंकि हमने कल बात नहीं की थी कि सर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी शुरू में भी ड्यूरिंग भी, सारी की सारी कहाँ पे रिकवर होगी? फाइनल ईयर ऑफ आपकी जो क्या होगी, वो क्या कहते हैं, फाइनल ईयर में रिकवर हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे तो हमें तकरीबन 1.25 घंटा लगा है इसको करते हुए, चूंकि मैंने आपको एक एक स्टेप बताया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको एक एक स्टेप नहीं बता रहा हूँ कि यार ये ऐसे ऐसे ऐसे, आपने खुद से, आपका इतना एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि आप इसको कर सकते हैं। ये वर्किंग कैपिटल की आपकी एडजस्टमेंट आ गई। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये आता है, चूंकि लिंक लगा हुआ है, कहीं पे भी गलती से भी आपने एक कोई चीज़ फिगर दबा दी ना, गलत लिख दी, मेरा हाथ लग गया फॉर एग्जांपल कहीं पे, तो एक फिगर की वजह से ना आप खपते रहोगे, चूंकि लिंक लगे हुए हैं सारी तरफ। समझ आ रही है बात? तो इसके ऊपर आपने केयरफुल रहना है कि यार आप प्रॉपर्ली उसको फाइल को सेलेक्ट करें। अब आपने घर से कौन सा क्वेश्चन करना है ज़रा देखिएगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है ना, वी वाई एक्स एन का, इसको छोड़ दें, डी वाई एस एक्स 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 से ये भी छोड़ दें। पेल्टा का कंपनी का आप कर सकते हैं बड़े आराम से, पेल्टा कंपनी का ये आपने करना है, कल करके आना है। लेकिन इसके अंदर एरियर वाला काम है, आपने परेशान होना है एरियर की वजह से। एरियर वाला मैं कल कराऊंगा आपको, इसको छोड़ दें अभी फ़िलहाल, आपको सान वाला देता हूँ। मिलेन का भी छोड़ दें। पिंक कंपनी का मैं देखता हूँ कि सेम ईयर में है या, पिंक कंपनी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, नोट कर लें।
पिंक कंपनी का क्वेश्चन आपने करके आना। तो सर उधर स्वाप कोड नहीं सेकंड पिंक कंपनी इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। बस 6 साल पुराना है। जी खुजैमा जी बताओ। सर ये आपने जो आंसर आ रहा है ये 11 किसने निकाला आपने इसका क्या फॉर्मूला? ये 11 कैसे निकाला? एनपीवी ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड करता है। सारी प्रेजेंट वैल्यूज ऐड करके आपने मेरे चारों डाल